इस वीडियो पर कई लाइक और रिप्लाई थे और इसके व्यूज का तो कोई जवाब ही नहीं था। स्कूल के करीब 30 बच्चों ने ये वीडियो देख लिया था और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा था। जब राज को ख्याल आया कि जोसेफ की बेटी भी शायद इसी स्कूल की होगी तो उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। उसे डर था कि उसकी बेटी ये वीडियो देखने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। सबसे पहले तो शायद वो वीडियो बनाने वाले को ढूंढकर पीटेगी और उसके बाद उसके पापा को कुंग फू के नाम पर ऐसी अजीबोगरीब चीज सिखाने के लिए उस एक्सपर्ट को पीटकर मौत के घाट उतार देगी। हालांकि राज की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन उसने जोसेफ को अपना नाम नहीं बताया था, वरना अभी तक जोसेफ की बेटी उसे ढूंढना शुरू भी कर चुकी होती। दोपहर तक राज क्लास की तरफ चला गया। उसने काफी समय से एक भी क्लास अटेंड नहीं की थी और अब ये बात उसे खलने लगी थी। राज, तुम पिछले कुछ दिनों में किस काम में व्यस्त थे? तुम तो हॉस्टल भी नहीं आए। रोहन ने राज के पास आकर पूछा। रिया भी राज की तरफ उत्सुक होकर देख रही थी। आमतौर पर राज जब भी क्लास में आता था तो रिया ही उसके बगल में बैठती थी। हाल ही में मेरा एक दोस्त आया हुआ है, मैंने उसे घर ढूंढने में मदद की, फिर कुछ दिन उसका घर जमाने में उसकी मदद करने के लिए मैं वहीं रुक गया। बस इसी सब में व्यस्त बना रहा। राज ने मुस्कुराते हुए असल में सच ही कहा, लेकिन ये दोस्त थोड़ा खास दोस्त था। राज, तुम्हें आने वाली क्लास छोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग सालाना परीक्षा के टेस्ट में पूछे जाने वाली चीजें पढ़ाने वाले हैं। टेस्ट अगले महीने की 3, 4 और 5 तारीख को होगा। 6 तारीख को छुट्टी रहेगी। अगर तुम फेल हो गए तो उस दिन तुम्हारा अलग से पेपर होगा, जो कि बड़ी दिक्कत का काम है। गणेश ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। राज ने जब सालाना परीक्षा के टेस्ट के बारे में सुना तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वो इस बारे में भूल ही चुका था। पहाड़ी महारथियों में जादूगरों से मिलने के बाद उसकी जिंदगी भयानक ढंग से बदल गई थी। थकान मिटाने वाली दवाई बनाना, कलंदर से लड़ना, चिरंजीवी कबीले और चंद्र कबीले की लड़ाई और फिर वसीम से मिलना। करीब 1 महीने के अंदर अंदर राज के साथ ऐसा कुछ हुआ था जो आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख सकता था। इस सब के बावजूद उसका दिमाग पहले से काफी पैना हो गया था। जब राज ने इन सब घटनाओं के बारे में सोचा तो थोड़ा थोड़ा तो उसे यकीन भी नहीं हुआ कि ये असल में हुआ था या बस एक सपना था। वो तो भूल ही गया था कि अभी वो 12वीं क्लास का स्टूडेंट है और उसे सालाना परीक्षा भी देनी है, जिसके बाद उसकी छुट्टियां शुरू होंगी। अब बचे हुए दिनों में राज को अपना पूरा सिलेबस उलट पुलट कर देखने की जरूरत थी। तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे? रोहन ने पूछा। चिंता मत करो, ये परीक्षा मुझे नहीं रोक सकती, राज ने भरोसे के साथ कहा। रोहन ने भी पिछले साल यही बात कही थी। बाद में उसे एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ा था और मुझे उसे पढ़ाने के लिए रुकना पड़ा था। यासीन ने मुस्कुराते हुए कहा। यासीन, तुम भी कहाँ की बातें कुरेद रहे हो? रोहन ने यासीन को मुक्का मारते हुए कहा। तो छुट्टियों में तुमने कहीं जाने का प्लान बनाया है क्या? गणेश ने मुड़कर पूछा। अभी तक तो मैंने पक्के तौर पर कुछ नहीं सोचा। मैं शायद घर जाऊंगा और पापा की दुकान देखूंगा। वो कुछ नया माल लाए हैं जिसके साथ मैं पूरी छुट्टी बिता सकता हूँ, रोहन ने कहा। मैं एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाला हूँ। दूसरों के साथ जो प्रोग्राम मैं बना रहा था वो अब पूरा ही होने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में मैं उसी काम में व्यस्त रहने वाला हूँ, यासीन ने कहा। तुम दोनों को तो ये भी नहीं पता कि जिंदगी के मजे कैसे लेते हैं। ये मशीन और प्रोग्राम के ऊपर की भी दुनिया है जिसे छुट्टियों में घूमा जा सकता है और उसका मजा लिया जा सकता है। बीच, पहाड़, समुद्र या कोई टापू। जिंदगी कितनी छोटी है। जवानी में मजे नहीं किए तो कब करोगे? गणेश ने लानत भरते हुए कहा। यह सब तो समय की बर्बादी है। इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? यासीन ने अजीब ढंग से देखते हुए कहा। तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल मेरी बात में दम है, गणेश ने अपना माथा पीटते हुए कहा। अच्छा, तो तुम दोनों हमें पार्टी देना चाहते हो? रोहन ने अपना सिर झुकाकर कहा। नहीं, मैं नहीं, वो जुबैर, गणेश ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने रिया की तरफ इशारा किया और फिर राज को देखने लगा। राज तुरंत ही इस इशारे को समझ गया। यह बात साफ थी कि जुबैर को कोई अच्छी जगह मिल चुकी थी जहां वो रिया की बड़ी बहन को घुमाने के लिए ले जाने वाला था। क्या तुम्हें जगह मिल गई है या तुम्हें कोई मदद चाहिए? राज ने पूछा। हम लोग बंगाल की खाड़ी के अंदर बसे टापू पर जाने का सोच रहे हैं। वहां अभी अभी किसी ने अपना टापू बनाया है
और सुनने में आया है वो काफी बढ़िया भी है। जब हम वहां बोर हो जाएंगे तो हम आसपास भी कहीं जा सकते हैं। हम जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। हालांकि परीक्षा के नतीजे देखकर ही यकीन से कुछ कहा जा सकता है। गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बढ़िया, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, राज ने जवाब दिया। दोपहर की क्लास में सभी लोग टीचर की बताई बातें लिखने में व्यस्त थे, क्योंकि यही चीजें परीक्षा में आने वाली थी। राज एक बार में 2 काम साथ साथ कर रहा था। पहले तो वो असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर से अपनी दिमागी ताकत को बेहतर बना रहा था, और दूसरा वो टीचर की बातों को ध्यान से सुन रहा था और तुरंत ही उसे याद करता जा रहा था। लेकिन टीचर इस बात पर काफी ध्यान दे रही थी। उन्हें राज किसी चीज में खोया हुआ लगा। क्लास खत्म होने के बाद जब राज के दोस्त सामान जमा रहे थे तो राज अपने हाथ पैर चटका रहा था। राज, क्या तुम मेरे नोट्स लेना चाहोगे? रिया ने धीमे से पूछा। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ याद कर लिया है, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी नोट्स की जरूरत हो तो मुझे बताना, रिया ने अपने नोट्स वापस रखते हुए कहा। थोड़ा सोचने के बाद उसने राज की बाह पकड़ ली और उसी के साथ लौटने का मन बनाया। लगता है कोई खिचड़ी पक रही है, गणेश ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। क्या तुम्हें हंगर स्ट्रीट का सीन अभी भी याद है? राज वाकई कितना पाखंडी है, वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। अब तो ये दोनों बाहों में बाहें डालकर घूम रहे हैं, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। राज ने हालांकि ये सब सुन लिया था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अपने दोस्तों से अलग होने के बाद राज शल्य के घर वापस आ गया। टफी घर पर नहीं था। राज समझ गया कि टफी अपना वादा निभा रहा था और फिलहाल वो उस आदमी की जानकारी जुटाने में लगा होगा। जल्द ही राज को भी पता चल जाएगा कि वो आदमी जादूगर था या आम इंसान। वसीम कंप्यूटर के सामने बैठा था और बहुत जल्दी जल्दी कुछ टाइप कर रहा था। सीनियर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? राज ने पूछा। मैं अलग अलग तरह की मूवी, नॉवल, इतिहास जैसी चीजें ढूंढ रहा हूँ। मैं करीब 150 सालों से मेडिटेशन कर रहा था, तो इस दौरान जो कुछ भी हुआ वो मुझे जल्द ही जानना होगा। मुझे ये तो मानना होगा कि इंटरनेट और कंप्यूटर के कारण जानकारी जुटाना बहुत ही आसान हो गया है, वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। आज पहली बार वसीम के अंदर सब कुछ जान लेने की आग नहीं जली थी। वो जितनी बार भी मेडिटेशन से लौटता था उसे ऐसा ही लगता था। आप इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं? 150 साल पहले की दुनिया के मुकाबले ये कैसी है? राज ने मुस्कुराकर पूछा। विज्ञान और तकनीकी तेजी से आगे बढ़ी है, लेकिन इसका हर्जाना भी बहुत बड़ा है। नॉवल और बाकी साहित्य भी 150 साल पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। आज के दौर में इंसानों के सोचने का तरीका काफी बदल गया है। आजकल नए ख्यालों की तो बाढ़ आई हुई है, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, राज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा। वेब नॉवल आने के बाद से लिखने वालों का दिमाग बढ़ता ही जा रहा था। सही मायनों में अब लेखक पर किसी का काबू नहीं था। हालांकि कुछ चीजों ने मुझे हैरान भी किया, वसीम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। जैसे कि? राज ने पूछा। कुछ नॉवल जल्दबाजी के बीच में ही खत्म क्यों कर दिए जाते हैं? वसीम ने मुस्कुराकर कहा। राज इस बात को सुनकर हैरान हो गया। खैर, वो सब छोड़ो, राज यहाँ आओ, वसीम ने अपना कंप्यूटर बंद करके राज की तरफ हाथ हिलाकर कहा। राज कंफ्यूज सा उसकी तरफ चला गया। बीच की रैंक का भूत बुरा नहीं है, तुमने अभी तक इससे संपर्क नहीं साधा ना? वसीम ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और राज के भूतिया मोती को छूकर कहा। मैं ऐसा करने के लिए किसी सीनियर की मदद का इंतजार ही कर रहा था। जब मुझे ये मोती मिला तब तो मुझे ये भी विश्वास नहीं था कि ये जादूगर असल में होते हैं, और जब मुझे कलंदर से पंच तत्व भूत साधना का सामान मिला तब तक मेरा आधार पूरा नहीं हुआ था, और उसके बाद अभी अभी मेरा आधार हुआ है और मुझे मन की इंद्री पर काबू हुआ। शल्य के पास पहले से कुछ काम था, इसलिए वो चले गए। इसके बाद मदद के लिए मुझे कोई मिला ही नहीं, राज ने जवाब दिया। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी तुम मेरा ध्यान रख रहे हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आज रात का इंतजार करो, 11 से 1 के बीच नेगेटिव कुंडलिनी सबसे ज्यादा होती है। मैं पंच तत्व भूत साधना का इस्तेमाल तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये सब काम कैसे करता है, और जब भूत लड़ रहा हो तो तुम्हें क्या करना है, वसीम ने मुस्कुराकर कहा।
ठीक है, राज ने खुश होकर कहा और अपना मोती पकड़ लिया। अब राज का भूतों से संपर्क साधने का वक्त आ चुका था। सीनियर, जितना मेरे पास सामान है उसके हिसाब से हम बस 2 बार ही काम कर सकते हैं, राज ने कहा। 2 बार? उतना काफी होगा, लेकिन ये सब इतना जरूरी भी नहीं है। ये सब सामान बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। अगर तुम दोनों बार नाकामयाब भी हो जाओ तो मैं तुम्हें यह सामान ढूंढने में भी मदद कर सकता हूँ, वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। वसीम की बात सुनकर राज को काफी राहत महसूस हुई। किसी ताकतवर आदमी का साथ हर किसी में विश्वास भर सकता है। अब राज को कामयाब होने की संभावना और भी बढ़ चुकी थी। समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। कुछ ही देर में 11 से 1 का समय आने वाला था। राज ने अपनी आंखें खोली। वो अभी अभी असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर करके फुर्सत हुआ था और अपने चरम पर था। वसीम ने दोनों को मंत्र से बना एक एक चोगा पहन लिया। इसके बाद वसीम ने पंचतत्व पत्थरों को बंदिश के 5 कोनों पर रखा और बिजली से जली लकड़ी को बीच में। इसके अलावा कुछ और भी सामान जरूरत के हिसाब से जमाया गया था। अपना भूतिया मोती यहाँ लाओ और उसे इस लकड़ी के ऊपर रख दो। इसके बाद उस मंत्र का इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था, वसीम ने भूतिया सांप की लार हाथ में लिए हुए कहा। राज ने ध्यान से मोती उतार कर लकड़ी पर रख दिया। फिर वो मंत्र पढ़ने लगा। वसीम ने इस मौके का फायदा उठाकर लार से भरा जार खोल दिया। इसके बाद उसने मंत्रों से पूजित चोंगों और मोती पर उसका छिड़काव किया। तवे पर पानी गिरने की तरह ही लार मोती पर गिरते ही भाप हो गई। थोड़ी ही देर में भाप इकट्ठी हुई और एक छोटे से सुनहरे कवच में बदल गई। क्या राज और वसीम अपने काम में कामयाब हो पाएंगे? क्या टफी को छोटा चेतन की सच्चाई पता चल पाएगी? मोती की छाप असल में टूटी नहीं थी। भूत ने एक रूप इसलिए ले लिया था क्योंकि उसमें भूतिया सांप की लार का जादू चल गया था, जिससे उसे कुछ समय के लिए छाप से बाहर आने का मौका मिल गया था। जैसे ही भूत में पूरी लार समाएगी, भूत दोबारा से छाप में चला जाएगा और मोती में कैद हो जाएगा। लेकिन लार का जादू खत्म होने के पहले भूत से संपर्क साधना जरूरी था। जैसे ही भूत बाहर आया, उसने कंफ्यूज होकर चारों तरफ देखा। तुरंत ही उसकी नजर पंचतत्व भूत साधना के सामान पर पड़ी। भले ही वो इन तत्वों को पहचानता नहीं था, लेकिन उसकी भूतिया बुद्धि ने उसे इतना तो समझा ही दिया था कि यहाँ उसके भले की बात नहीं हो रही थी। मिडिल रैंक के भूत में थोड़ा दिमाग होता है, इसलिए ये भूत भी समझ गया था कि यहाँ जो भी हो रहा था वो उसके ताबूत में कील बनने वाला था। भूत ने बच्चों की तरह कहा और गुस्से में राज की तरफ बढ़ा। वो समझ सकता था कि ये सब राज का ही किया धरा था। अगर उसे इस मुश्किल से निकलना था तो राज से छुटकारा पाना जरूरी था। अपनी दोनों हथेलियां रखने के बाद पंचतत्व पत्थर और बंदिश में मौजूद पंचतत्व का जरूरी सामान एक के बाद एक चमकने लगा और उसने एक घेरा बना लिया, जिससे भूत बंदिश के अंदर ही बंद रह गया और बाहर नहीं निकल पाया। भूत गुस्से से आग बबूला होकर रोशनी से लगातार टकरा रहा था, जिससे धमाकों की आवाज आ रही थी। ये रोशनी की दीवार काफी पतली और कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी ये टूट नहीं सकती थी। चाहे भूत कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन रोशनी की दीवार को टस से मस नहीं कर सकता था। भूत की सारी ताकत पंचतत्व भूत साधना के भीतर ही बंधी हुई थी। इसके बावजूद भी वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। अब आगे बढ़ो और भूत से संपर्क साधने की कोशिश करो, इससे पहले कि भूतिया सांप की लार का जादू खत्म हो जाए। तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, वसीम ने याद दिलाते हुए कहा। हाँ, ठीक है, राज ने जवाब दिया और पंचतत्व भूत साधना के मंत्र पढ़ने लगा। इसके बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और 8 कदम चाल चलने लगा, जो कि वसीम ने उसे सुबह ही सिखाई थी। ऐसा करते हुए राज पंचतत्व भूत साधना के चारों ओर घूम रहा था। अभी वो इंसानी दुनिया के किसी कबीले वाले की तरह आग के चारों ओर नाचने वाला लग रहा था, लेकिन अभी राज के पास और कोई विकल्प नहीं था। पंचतत्व भूत साधना का जो तरीका था वो राज को जस का तस निभाना था। जब तक कोई भूत साधना का अपना खुद का तरीका नहीं बना लेता, तब तक उसे पुराने ढंग को ही अपनाना पड़ता था। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, धातु, पीड़ा,
एक चक्कर घूमने के बाद राज ने अपने दोनों हाथों को बांधकर कहा। जैसे ही राज की बात खत्म हुई, जो पत्थर धातु को दर्शाता था वो चमकने लगा। अगले ही पल एक बड़ी सी सुनहरी तलवार हवा में भूत के सिर के ऊपर दिखने लगी और एकदम से उसकी तरफ बढ़ने लगी। भूत डर के मारे चिल्ला पड़ा और अपना जोर आजमाने लगा। उसने तुरंत ही एक सुनहरा कवच पैदा किया ताकि वो सुनहरी तलवार को रोककर अपना सिर बचा सके। कवच और तलवार दोनों एक दूसरे से टकरा गई और कानों को चुभने वाली एक धमाकेदार आवाज आई। थोड़े से समय के लिए तो ये बताना मुश्किल हो गया था कि अभी किसका पलड़ा भारी था। एक बार और, राज ने कहा और फिर से गोल गोल घूमने लगा। मैं लकड़ी की पीड़ा को पुकारता हूँ। एक चक्कर और काटने के बाद राज ने हाथ बांधते हुए कहा। इसके बाद जो पत्थर लकड़ी को दर्शाता था वो चमकने लगा। बंदिश के बीचों बीच करीब 10 बड़े बड़े कांटे जमीन से निकल आए, जिसने भूत के शरीर को जकड़ लिया। कांटे भूत के शरीर के आर पार हो गए और भूत की आत्मीय शक्ति निकलने लगी। भूत दर्द से करा उठा। धीरे धीरे उसके शरीर के आर पार दिखने लगा। अभी मेरा काम हुआ नहीं, राज ने इतना कहकर एक चक्कर और लगाया। पानी की पीड़ा, आगे बढ़ो। चक्कर खत्म करने के बाद राज ने हाथ बांधकर कहा। इस बार पानी को दर्शाने वाला पत्थर चमकने लगा और चांदी जैसी चमकीली बूंदें ऊपर से सुनहरी तलवार के बाजू से गिरने लगी। इन चांदी जैसी बूंदों में भयानक गलाने की ताकत थी। जैसे ही बूंदें भूत के कवच पर गिरना शुरू हुई, वो अंदर चली गईं और भूत के सिर में छोटे छोटे गड्ढे होने लगे। भूत दर्द से तड़प रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। पंचतत्व भूत साधना का इलाका काफी छोटा था। इसके हिलने डुलने के लिए खास जगह भी नहीं थी। भूत छुपना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। इसके अलावा वो एक ही कवच बना सकता था, इसलिए इन हमलों को झेलने के अलावा और कुछ भी भूत के हाथ में नहीं था। आंख की पीड़ा, जागृत हो, राज ने एक बार और चिल्लाकर कहा। हवा में सुनहरी आंख की लपटें दिखने लगी और कांटेदार लकड़ी से ऊपर चढ़ने लगी। इसके बाद वो भूत के शरीर से झुलस गई। भूत बहुत ज्यादा दर्द में था, लेकिन अभी भी वो हार नहीं मान रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो बर्दाश्त कर रहा था। वो जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो सीधा कहानी का अंत था। आखिरी पीड़ा, पृथ्वी की पीड़ा, पंच पीड़ा, एक साथ मेरे सामने घुटने टेक दो और दर्द से छुटकारा पालो, राज ने बिजली की तरह गरजते हुए कहा। राज की आवाज सीधे भूत के कानों तक गई। भूत का शरीर नीचे से पत्थर बनने लगा। पत्थर बन चुका हिस्सा भी आग में जल रहा था। इसके अलावा चांदी की बूंदें गला रही थीं और कांटे चुभ रहे थे, जिससे भूत का हाल बुरा हो गया था। भूत का आकार छोटा होता जा रहा था और उसकी ताकत कम होती जा रही थी। इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानना चाहता था और लगातार संघर्ष कर रहा था। राज को जरा भी चिंता नहीं थी। वसीम ने उसे जैसा बताया था, उस हिसाब से भूत तब तक हार नहीं मानने वाला था जब तक वो खत्म हो जाने के कगार पर नहीं पहुंचता। पंच पीड़ा का काम खत्म हो चुका था और करीब आधे घंटे निकल गए थे। अब बस राज को सब्र करने की जरूरत थी। अब बचे हुए आधे घंटे में राज 8 कदम चाल चलते हुए लगातार मंत्र पढ़ने लगा था, ताकि पंच तत्व भूत साधना की ताकत लगातार बढ़ती जाए। इसके साथ साथ राज अपनी ताकत पर भी पूरी तरह से काबू रखे था, ताकि वो भूत को खत्म न कर दे। भूत का संघर्ष कमजोर पड़ गया। अब बस यही देखने को बचा था कि पहले क्या होने वाला था। भूत हार मानने वाला था या भूत या सांप की लार का जादू खत्म होने वाला था। मेरे सामने घुटने टेक दो और पंच पीड़ा से मुक्ति पालो। हर चक्कर के साथ राज अपने विचारों से हमला करके भूत के हौसले गिरा रहा था। उसकी नजरें बंदिश में कैद भूत पर टिकी हुई थीं। राज भूत के खात्मे के नजदीक पहुंचने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो उससे संपर्क साध सके। आखिरी पायदान अपने किरदार और ताकत को ठीक ढंग से बैठाकर काबू करने का था। जितना अपनी ताकत पर काबू रहने वाला था, उतनी ही आसानी भूत के कमजोर पड़ने पर संपर्क साधने में होने वाली थी। इसके अलावा अगर राज का किरदार ठीक रहा
तो संपर्क एक ही बार में पूरा हो सकता था। अगर राज का किरदार ठीक नहीं भी रहा तो भी राज को भूत के साथ दिमागी जंग लड़नी थी, जब तक भूत मानसिक और शारीरिक तरीके से पूरी तरह टूट न जाए और संपर्क पूरा न हो जाए। हालांकि अगर राज का किरदार बुरा रहा तो भूत शायद अपनी चेतना खो सकता था और वापस मोती में जा सकता था, जिससे राज के संपर्क साधने का ख्याल यहीं खत्म हो जाता था। वसीम ने अपनी ताकत को जगाया। उसे डर था कि अगर उसका ध्यान बटा तो शायद उसकी ताकत बाहर निकल सकती थी और इससे राज पर बुरा असर हो सकता था। साथ ही साथ वसीम राज की इस काम में मदद कर रहा था, तो किसी भी तरह की गड़बड़ होने पर वसीम को बीच में आने की जरूरत पड़ सकती थी। पंचतत्व भूत साधना में कैद भूत की आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। अब वो चिल्ला नहीं पा रहा था, बल्कि उसके बस सिसकने की आवाज आ रही थी। लगे रहो, बस थोड़ी देर और। राज ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा। उसका दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। भले ही पहली बार में कामयाब होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम थी। अगर राज भूत साधना में कामयाब हो गया तो उसकी मेहनत को 4 चांद लग सकते थे, जो कि आम जादूगर को दुगनी मेहनत के बराबर होता। समय गुजरता गया। अचानक वसीम झटके से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। राज वसीम का चेहरा देखने लगा। उसे लगा जैसे बंदिश में कुछ गड़बड़ हो गई है। चिंता मत करो, पंचतत्व भूत साधना पर ध्यान लगाओ। तुम अच्छा कर रहे हो, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो, वसीम ने दिलासा देते हुए कहा। इसके बाद वसीम ने जम्हाई लेते हुए अपना मुंह खोला और एक रोशनी की तलवार राज के सिर के ऊपर दिखने लगी, जो उसकी रक्षा करने के लिए थी। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी वसीम खिड़की के पास गया और उसे खोल दिया। 30 सेकंड के बाद हवा के झोंके के साथ एक हरी आकृति तेजी से उड़ती आई और वसीम की तरफ बढ़ने लगी। तभी हरा चोंगा पहने एक आदमी दिखाई देने लगा। उसके चारों ओर हरा उजाला बिखर रहा था, जो कि एक बड़ी सी तलवार के तौर पर था और उससे लिपटा हुआ था। एक धमाकेदार शक्ति शल्य के बनाए रक्षा कवच से टकराई और वो आदमी वसीम के पैरों के पास आकर गिर पड़ा। उस आदमी का शरीर जमीन पर कई बार उछला और वो दर्द से करहाने लगा। इसी समय उसके चारों तरफ मौजूद हरी रोशनी कांच टूटने की तरफ बिखर गई। रोशनी गायब होने के कुछ देर बाद तक एक छोटी सी तलवार हवा में घूमती रही और फिर जमीन में गड़ गई। हरे चोंगे में मौजूद आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से पता चलता था कि वो लेटे हुए भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और खिसकने लगा। वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी ओझल होने लगी। वसीम नीचे झुका और अपना हाथ बढ़ाकर उसका शरीर छूकर देखने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? वसीम ने गहरी सांस लेकर कहा। आजाद जादूगर लोकेश। उस आदमी के मुंह से बस इतनी ही बात निकली। इतना कहने के बाद उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और जमीन में गायब हो गया। यहाँ तक कि उसके खून की एक बूंद भी वहां नहीं बची। उस आदमी के गायब होते ही कांच की अंगूठी गिरने की 2 बार आवाज आई। इस आजाद जादूगर ने 5वां लेवल और सिद्ध चक्र हासिल कर लिया था। अगर वो किसी कबीले में होता तो शायद अभी तक और भी ताकतवर हो चुका होता। हालांकि वो गलत हाथों में पड़ गया था, जिस कारण उसकी पूरी ताकत भी उसे बचा नहीं पाई। यहाँ तक कि वो अपनी जान भी नहीं बचा पाया। भागने के चक्कर में उसे हमले का सामना करना पड़ा और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। अपने पीछे वो बस एक छोटी नीली तलवार और कांसे की अंगूठी छोड़ गया था। वसीम ने अंगूठी और तलवार को उठाया। अंगूठी में 3 मंत्र कैद थे। उनमें एक दूसरे लेवल का आंख का जादू, दूसरे लेवल का घाव भरने का जादू और आत्मीय ऊर्जा कैद करने का जादू था। आजाद जादूगरों की जिंदगी काफी कठिन थी। 5वें लेवल का एक जादूगर होते हुए भी ये आदमी दूसरे और तीसरे लेवल की चीजें इस्तेमाल कर रहा था। वसीम ने फिर उसकी तलवार को देखा। तलवार की क्वालिटी काफी हद तक ठीक थी, जिसका इस्तेमाल उड़ने के लिए किया जा सकता था। जब तक वसीम को अपनी उल्का तलवार नहीं मिल जाती,
वसीम इस तलवार का इस्तेमाल भी कर सकता था। सीनियर, मेरी मदद कीजिए, इतने में राज ने चिल्लाकर कहा। जब आजाद जादूगर का शरीर राख हो गया था, तभी पंच तत्व भूत साधना में कैद भूत की ताकत अचानक से बढ़ गई। कुछ ही पल पहले जो भूत खत्म होने की कगार पर था, वो पूरी तरह से ताकतवर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो पंच तत्व भूत साधना से भी बाहर निकल सकता था। आखिर हरे चोंगे में वो आजाद जादूगर कौन था? आखिर भूत को उसकी ताकत वापस कैसे मिली?